ऐसे व्यक्तित्व का कि जन्मशती शताब्दी जन्मशती समारोह में और उसमें स्मारिका के लोकार्पण के लिए, विमोचन के लिए आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं आयोजकों का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे इसमें शामिल करने का सौभाग्य दिया। सुंदर सिंह भंडारी जी भारतीय जनसंघ के नींव रखने वाले प्रथम पंक्ति के नेता और प्रथम पीढ़ी के नेता थे। हम सब लोग जानते हैं कि अपनी शिक्षा करने के पश्चात, वकालत कर लेने के पश्चात और शिक्षा के दौरान दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ जो उनकी मुलाकात रही, उसके साथ साथ उनकी वैचारिक यात्रा प्रारंभ हुई और उन्होंने जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी को अपना जीवन देकर पार्टी को इस स्थिति में लाने में एक बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे महान विभूति को जितना याद करें उतना कम है। हर एक पल उनका जीवन का वह हम सबको प्रेरणा देता है, ताकत देता है और ताकत देने के साथ साथ एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो ये कह सकता हूं कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बात 1990 की है। मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे। पहले लंबे समय तक वो संगठन मंत्री रहे। बाद में कुशाभाऊ ठाकरे जी के पास वो जिम्मेवारी आई। फिर वो लंबे समय तक उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला। एक ध्येयवाद, लक्ष्य के प्रति समर्पित आदर्श जीवन और आदर्श जीवन के साथ साथ कुशल संगठक के रूप में मैंने उनको देखा है। बहुत धैर्य था, बहुत धैर्य था। बाहर से उनके बारे में चर्चा होती थी, स्ट्रिक्ट मैन, आयरन मैन। ये भी चर्चा होती थी कि बहुत कड़े स्वभाव के हैं, लेकिन वो कड़े थे अपने लिए, लेकिन संगठन के नाते कार्यकर्ता को गढ़ने के लिए अगर ऊपर से ठुकाई भी होती थी तो अंदर से हाथ रख करके उसको आगे बढ़ाने का काम करते थे। बहुत ही ममता के साथ, बहुत ही मर्म के साथ। आज ये बातें इतिहास की हो गई हैं। मैंने आज अपने एक वक्तव्य में, समापन भाषण में मैंने कहा कि आप लोगों में से कितनों को ये ध्यान में आया होगा कि कोई प्रथम पंक्ति का पीढ़ी का नेता, इतना सीनियर, अगर वो प्रवास में जा रहे हैं तो साथ में चलने वाले सहयोगी के रहने की व्यवस्था क्या है, यह जानने के पश्चात ही वो अपने कमरे में जाते थे। छोटी घटना नहीं है ये। दूसरों की चिंता करना, संगठन को गढ़ना, हर छोटी बारीकियों को समझना, गढ़ने और निर्माण करने में रुचि दिखाना और अपनी बात को स्पष्टता से रखना। मुझे आज भी याद है, उन्होंने एक बैठक में कहा था कि कोई भी यह न समझे कि वह एमएलए और एमपी परमानेंट है। यह संगठन का निर्णय है। सिटिंग एंड गेटिंग इज नॉट द प्रिंसिपल। ये वाक्य अभी भी मेरे कान में गूंजते हैं। उन्होंने बहुत बहुत छोटे शब्दों में सारी बात समझाई हुई थी। मुझे आज भी ये कान में गूंजते हैं।
ध्यान रखना, सिटिंग एंड गेटिंग इज नॉट द रूल। हम सब लोग, मुझे याद है एक बैठक में उन्होंने मुझसे कहा, किसी एक कार्यकर्ता ने कहा मेरी कंस्टिट्यूएंसी, उन्होंने कहा एक मिनट रुक जाओ, ये मेरी क्या है भाई? ये कौन सा पटा लिखा के आए हो? ये कौन सा मेरा होता है? और तुम्हारा है और तुम्हारे बाद किसी और का नहीं होगा, ये गारंटी क्या है? ये पार्टी है, पार्टी तय करेगी। तुम ये कहो कि जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है वह जिम्मेवारी मेरी है, इससे ज्यादा तुम्हारा कुछ नहीं है। मैं आपको उनके शब्द सुना रहा हूं जो मैंने अपने कानों से सुने हैं। मैं कोई उधारा नहीं बोल रहा, मैंने किसी से सुना नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है। सादगी कोई उनके लिए कोई ओढ़ने वाला विषय नहीं था। सादगी उनके जहन में थी, उनकी पर्सनैलिटी में थी, उनके व्यक्तित्व में थी। अगर कोई सादगी से इधर उधर हो जाए तो वो असहज हो जाते थे, वो अनकंफर्टेबल हो जाते थे। आप कोई बड़ी माला ले आओ तो वो 4 बार उसी पर बोलते थे, ये क्यों लेके आए हो, ये क्यों लेकर के आए हो, ये किसके लिए लेकर के आए हो? तो उस समय उनको ये तड़प होती थी कि ये क्यों खर्च करते हैं। हमें संगठन को आगे बढ़ाना है। आज जो हम सब लोग यहां बैठे हैं और इस उल्लास के माहौल में, इस खुशी के वातावरण में, और एक तरीके से कहिए तो पार्टी की उत्कर्ष स्थिति में हम यहां पर अपने आप को देखते हैं। लेकिन यह उत्कर्ष ऐसे नहीं आया है। 4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया है, उसके माध्यम से आज हम यहां पर खड़े हैं। और मैं चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का इतिहास खंगालने का प्रयास कीजिए, भारतीय जनसंघ के इतिहास खंगालने का प्रयास कीजिए। आप ढूंढिए, अभी नमो ऐप पर आपको कमल पुष्प मिलेगा। सारे देश के कार्यकर्ताओं का मोदी जी ने संग्रह किया है, तस्वीर के साथ उनके इतिहास के बारे में लिखा है, किस तरीके से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया। ये सब लोग वो थे जिनको पाने के लिए कुछ नहीं था और खोने के लिए सब कुछ था, तब उन्होंने विचार को आगे बढ़ाया। मुझे याद है जनसंघ के दिनों में हम कैंडिडेट किसी को एमपी बनाते थे, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति को लेके आते थे और हम पूछते थे इनको आप बना रहे हैं, तो कहते थे कि ये चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा इन्होंने तो जीतना नहीं है, दिया हमारा पहुंचेगा, दिया को पहुंचाने का हम काम करेंगे। और मुझे याद है कि लोग अपने जमीनों को बेच करके चुनाव लड़ते थे। अपनी जमीन को बेचने के बाद एक नहीं, 2-2, 3-3 चुनाव लड़ते थे और खुश हो जाते थे कि इस बार तो जनसंघ की जमानत बच गई है। ये हमारे लिए खुशी का विषय है, इसको हमको समझना है। मित्रों, मैं बार बार बोलता हूं, ये अभी अंधेरा छाया है, तभी आपको उजाले का महत्व समझ में आ रहा है। अगर अंधेरा याद नहीं रखोगे तो उजाले का महत्व नहीं समझोगे। आज जहां आप खड़े हो वह राष्ट्रवादी ताकतों के लिए सब कुछ निपटा देने के लिए, ये तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन 4 रहे न रहे, ये नारा नहीं था। हजारों लोगों ने, भंडारी जी जैसे लोगों ने अपने आप को पल पल तिल तिल जला करके जिया है, उसमें से ये निकल करके आया है। आप बताइए, आप लोगों में से जो भी भंडारी जी को जानता है, कभी भंडारी जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेके गया है कोई? अपॉइंटमेंट नाम की चीज भी नहीं थी, खुला दरवाजा था। ठक ठक करो, हाँ कौन है, अंदर आ जाओ,
ये भंडारी जी की आवाज आती थी, बैठो बताओ। ये जज्बा था, इसने खड़े किए लाखों कार्यकर्ता, जिसको हमको समझना चाहिए और जिनके कारण से आज हम यहाँ पर खड़े हैं और हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके द्वारा जो पार्टी खड़ी हुई है उसने एक नई दिशा हमको दी है और उनके ही प्रेरणा से आज हम सब लोग इस स्थान पर आकर के खड़े हुए हैं। ये ठीक है, हम भी कहते हैं, आज भी मैंने कहा कि 90 का दशक 80 का दशक ऐसा था जब जनता पार्टी बनी कि हम लोग मन में सोचते थे वेदर वी कैन डू इट और नॉट, क्या हम सफल होंगे या नहीं। 90 का दशक ऐसा था जब हमने कहा कि हाँ हम सफल हो सकते हैं और 90 के अंत में हमने कहा कि हम सफल होंगे और हो गए हैं, ये बात हमने कही। लेकिन इन लोगों को देखिए ना, जो 40 से लगे थे और 50 से पार्टी के सेवा कर रहे थे, जनसंघ के प्रस्तावों को लिखते होंगे, घंटों लगाते होंगे, वो एक इतिहास का रिकॉर्ड बन जाता होगा। हमारी संख्या एक विपक्ष के नाते, विपक्षी दल के नाते भी स्थापित नहीं हो पाती थी, चले रहते थे। आज यहां बैठे हुए कार्यकर्ताओं में कौन सा ऐसा कार्यकर्ता होगा जिसने संगठन में कभी विस्तार के लिए साइकिल का उपयोग किया होगा। और ये तो ऐसे कार्यकर्ता थे जो साइकिल को ही अपनी पूंजी समझते थे और माध्यम और उपकरण समझते थे जिससे वो जाकर के काम कर सके। ऐसे प्रेरणा के लोग जिन्होंने करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दिया है, उनके हम जन्मशती समारोह में और जन्मशती कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हम सब के लिए भंडारी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम एक सीरियस पॉलिटिकल थिंकर के तरीके से, एक सीरियस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में, ये बाहरी चकाचौंध से चकाचौंध न होते हुए, लक्ष्य के प्रति फोकस रहते हुए, मोदी जी के नेतृत्व में देश को मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे ले जाने के लिए और दुनिया में प्रतिस्थापित करने के लिए हम उपकरण बने, यही भंडारी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी और कोई सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। यह ठीक है कि हमारे युवा मोर्चा के लोग नारे न लगाएं तो वो युवा कहां कहलाएंगे, इसलिए नारे लगे, युवा हैं, अच्छे बढ़े आगे। लेकिन जहन में एक बात रहनी चाहिए कि वी आर सीरियस पॉलिटिकल वर्कर्स, हम परिवर्तन के उपकरण हैं और ये जोश और ये जज्बा और ये ताकत आज नहीं, जीवन के अंतिम सांस तक रहेगी। इस प्रण के साथ हमको काम में जुटना है, इस कमिटमेंट के साथ हमको जुड़ना है। हरियाली भी आएगी, बसंत भी आएगा, पतझड़ भी आएगा, बारिश भी होगी, ठंड भी पड़ेगी, गर्मी के थपेड़े भी लगेंगे, राजनीतिक उठापटक भी होगी, लेकिन हम अपने ध्येयवाद से कहीं भी विचलित नहीं होंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना। यह है सच्ची श्रद्धांजलि। जिस सच्ची श्रद्धांजलि अगर हमको सुंदर सिंह भंडारी जी से सीखना है तो वही सीखना चाहिए। आपने अंतिम समय तक देखा होगा उनका जरा भी ध्येयवाद में कोई डाल्यूशन नहीं आया। आपने देखा होगा उनका सौम्य चेहरा अंतिम समय तक कार्यकर्ता को गढ़ने के लिए आतुर और तत्पर दिखता रहा। आपने देखा होगा कि अंतिम समय तक सुंदर सिंह भंडारी जी ने एक संयम रखते हुए समाज को, देश को, कार्यकर्ता को दिशा देने में कभी भी कोई कोताही नहीं की। इस बात को आपने देखा होगा। ऐसे महान व्यक्तित्व, मतलब आपने मुझे बुलाया, हम सब लोग तो एक तरीके से सूरज को दीपक दिखाने के बराबर हैं। उनके तप के आगे हम सब लोग बौने हैं, हम सब लोग बहुत छोटे हैं। लेकिन हां, उनसे प्रेरणा लेकर के अपना जीवन लगा दें तो शायद हम ये मानेंगे कि हमने अपना जीवन सार्थक कर लिया, ये हमको अपना सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं
युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, आप सब लोग सुंदर सिंह भंडारी जी की जीवनी को गहराई से पढ़ना, समझना, जानना और इस स्मारिका के लेखों को पढ़ना, जानना और आत्मसात करना, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि यह पार्टी जिसको तुम जिंदाबाद और कमल का झंडा लेकर के चले हो, इसके कमल के झंडे को और कमल को खिलाने के लिए उन लोगों ने कितनी तपस्या की है, जिसके कारण तुम्हारे को यश मिल रहा है, इसका तुमको अंदाजा हो। मित्रों, इसके साथ साथ मैं एक और बात कहूंगा। आज प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में हम सबको मार्गदर्शन दिया है। वह उनका मार्गदर्शन नमो ऐप से लेकर के यूट्यूब से लेकर के सभी पोर्टल्स पर हम सबको देखने को, सुनने को मिलेगा। मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर सुने और आत्मसात करने का प्रयास करें। आप जानें कि आखिर हम यहाँ पर किसी कुर्सी को घेरने नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी कुर्सी को पकड़ने नहीं आए हैं, किसी कुर्सी को चिपकने नहीं आए हैं। कुर्सी हमारा लक्ष्य नहीं है, कुर्सी हमारा माध्यम है, सत्ता हमारा माध्यम है देश को आगे ले जाने के लिए, इसके लिए हम आए हैं। हम आए हैं एकात्मवाद की तृष्णा को संतृप्त करने के लिए। हम आए हैं अंत्योदय को, उस अंत्योदय का भी उदय राजस्थान से ही हुआ था। वो भैरव सिंह जी की सरकार थी जिसने अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले लिया था। हम आए हैं अंत का उदय करने के लिए, और हम आए हैं उस अंत्योदय का एक साक्षात रूप देने के लिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है एकात्म मानववाद, यही है अंत्योदय, यही है हमारा उद्देश्य। हमारा पड़ोसी गरीब रह जाए, हमारी महिला इंपावर्ड ना हो, हमारा युवा ताकतवर ना हो और हम खुश हों, हमें पीड़ा होनी चाहिए। हमें उनको सशक्त करना है, उनको मजबूती प्रदान करनी है। कोई घर बिना चूल्हे के न रहे, गैस के चूल्हे के, कोई घर बिना शौचालय के न रहे, कोई घर बिना इज्जत घर के न रहे, कोई गरीब व्यक्ति पक्के छत के मकान के बगैर न रहे, ये हमारा संकल्प है। कोई गरीब व्यक्ति के घर में पानी की व्यवस्था न हो, यह हमें मंजूर नहीं है। इसके लिए हमको काम करना है जल जीवन मिशन के तहत। कोई बच्चा ये कह दे कि मुझे स्ट्रीट लाइट में जाकर के पढ़ना पड़ा, ये हम 21वीं शताब्दी के भारत में मोदी जी के नेतृत्व में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको उनको घर के पक्का मकान भी देना है, बिजली भी देनी है, ताकत भी देनी है और उनको मौका भी देना है ताकि वो विकास कर सके। इस काम को हमको लेकर के चलना, तब होगा अंत का उदय, तब होगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और दूसरी बात उन्होंने जो आज कही कि हम जातिवाद, पंथवाद, पोलराइजेशन, इन सब से बचना है। हमें लोग खींचेंगे, हमें इससे बाहर निकलना है और हमें मुख्य धारा में सबको साथ लेकर के विकासवाद की राजनीति करनी है, विकासवाद को आगे बढ़ाना है। वो हमको चलना है, एक नई तमन्ना के साथ चलना है। और आपने देखा होगा देश बदल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है। We were importers, now we are exporters. 400 बिलियन US डॉलर्स का एक्सपोर्ट भारत ने किया है। तीसरी नंबर की इकोनॉमी बन गई भारत। जर्मनी और जापान से आगे निकल गया भारत। यह ठीक है कि हमारे कांग्रेसी भाइयों को नहीं दिखेगा, और नहीं दिखेगा इसलिए कि मैं उनको देख कहता हूं कि भैया मैं तुमको आंखें तो दे सकता हूं, दृष्टि नहीं दे सकता, इसलिए तुमको नहीं दिखेगा। और तुम्हारे दिखने या न दिखने से देश को नहीं दिखता है, ऐसा मत मानो। हर चुनाव नतीजे बताते हैं कि वह मोदी जी को मजबूत करने के लिए नतीजे आते हैं। इस बात को हमको याद रखना। इसलिए
हमको अपने अपने फोकस को ठीक से रखना है। आज आपको जानकर खुशी होगी, पेंडेमिक के बाद आप बताओ, अमेरिका, वैसे मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मुझे एक प्रताप सिंह कैरो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उनके सामने गाड़ी से कुत्ता सामने आ गया, वो बेचारा, उसको चोट लग गई, वो गिर गया। इन्होंने ड्राइवर से पूछा, पंजाबी में पूछा ड्राइवर से, काका ये क्यों मर गया? बोला सामने आ गया। बोला आया क्यों? बोला पता नहीं। बोला फैसला नहीं कर पाया का पार करिए कि नहीं करिए। तो राजनीति में तय करना पड़ता है कि पार करना है या इधर रहना है। जो ये फैसला नहीं कर पाते वो कहीं नहीं रहते, इस बात को भी हमको समझना है। कोरोना में शक्तिशाली देश ये फैसला नहीं कर सके कि मानवता महत्वपूर्ण है या इकोनॉमी महत्वपूर्ण है, लॉकडाउन लगाएं कि न लगाएं। इस फैसला न करने के कारण वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली थे, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हम मुसीबत में पड़े। और 130 करोड़ का देश कम स्वास्थ्य की सुविधाओं के बावजूद 3 महीने लॉकडाउन करके देश को सुदृढ़ बना करके मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को बचा लिया। यह नेतृत्व का फर्क होता है, इसको हमको समझना चाहिए। आपको समझ में आया कि फैसला लेने की ताकत कितनी होती है। विरोधियों ने हमारा मजाक बनाया, थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिया जलाओ। 130 करोड़ देश ने दिया जलाया, थाली बजाई, ताली बजाई। मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, प्रदेश का भी रहा हूं और देश का भी रहा हूं। भारत में एक एक वैक्सीन को भारत पहुंचने में 20 से 30 साल लगते थे। टेटनस की दवा को पहुंचने में 28 साल लगा, पोलियो का ड्रॉप्स पहुंचने में 38 साल लगा, डिप्थेरिया का दवा पहुंचने में यहां पर 20 साल लगे, जापानी बुखार की दवा को पहुंचने में 100 साल लगे। जापान में 1906 में दवा आ गई थी और भारत में गोरखपुर में 2006 में जब योगी जी सांसद बने तब वो दवा पहुंची। 100 साल लगे। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी 20 को पहला केस डिटेक्ट हुआ था और अप्रैल महीने में मोदी जी ने टास्क फोर्स बनाया और अक्टूबर महीने में अपने साइंटिस्टों के साथ उन फैक्ट्रियों को विजिट किया जहां वैक्सीन बन रही थी, उनका मनोबल बढ़ाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन भारत ने दी। यह भी हमको याद रखना चाहिए। एक नहीं 2-2 वैक्सीन। और आज आप सब लोग बड़े बड़े नजदीक बैठे हैं, किसी के चेहरे पर मैं मास्क नहीं देख रहा हूं। 151 करोड़ डोज लगाकर, डबल डोज ऊपर से बूस्टर और मोदी जी का सुरक्षा कवच पहनकर, और वो भी मुफ्त 2-2 डोज लगा करके उन्होंने देश को सुरक्षा कवच से भर दिया है। इस बात को भी हमको समझना है।
इतना ही नहीं, उन्होंने सुरक्षा कवच के साथ साथ वैक्सीन मैत्री भी की। 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, 100 देशों को। और कितनी पहुंचाई है? 18.5 करोड़ डोज पहुंचाई है। और 48 देशों को 1.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई है। यह भारत का स्थान बन गया। यानी भारत अब लेने वाला देश नहीं है, भारत देने वाला देश बन गया। यह भी हमको समझना चाहिए। मैं कई लोगों को बोलता हूं, आप बताओ कौन सा देश है जो यूक्रेन से अपने बच्चों को लेकर के वापस आया हो? कौन सा देश है? बाकी कोई और देश है जो लेकर के आया है? और कितनी संख्या है? 23,000। और वो भी सुनिए, कभी सोचा था कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पुतिन से बात करेगा और ज़ेलेंस्की से बात करेगा और युद्ध रुकवाएगा और अपने बच्चों को निकलवाएगा और विदेश विभाग को भेजकर वीजा करा करके एरोप्लेन में बैठा करके वापस पहुंचाएगा? तेईस हजार बच्चे 1 महीने के अंदर वीजा लगवा करके सारा विदेश मंत्रालय, फिनलैंड, पोलैंड, सब जगह बैठा दिया। सबको निकाला गया, युद्ध रोका गया, उनको सेफ पैसेज दिया गया, उनको लाया गया। और भारत के बच्चे नहीं आए, दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा पकड़ करके वो भी तार गए। ये भी हमको याद रखना चाहिए। और 114 फ्लाइट्स, 14 भारतीय वायुसेना की और 100 सर्विस फ्लाइट्स मुफ्त अपने बच्चों को सेफ वापस लाया गया। राजस्थान के भी 5,000 बच्चे आए हैं। ये बदलता हुआ भारत, बोलो बदला हुआ भारत है कि नहीं है? बदला हुआ भारत है कि नहीं है? हम देने वाले हो गए कि नहीं? ये हमारा नेतृत्व का, मोदी जी का कमाल है, जिसने देश को आगे बढ़ाया है। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अगर भंडारी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो मोदी जी के बताए रास्ते पर विकासवाद को लेकर 2047 तक हम देख पाए न देख पाए हमें मालूम नहीं, लेकिन आप नौजवान जरूर देखेंगे। इसलिए इस अमृत काल का लाभ उठाते हुए जब 2047 आए तो भारत नंबर 1 पर खड़ा हो, उसके लिए हमको काम में जुटना है, उसके लिए हमको आगे बढ़ना है। विकास और विकास, यही काम हमको आगे पकड़ना है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, जो जोश आपने मुझे दिखाया है और जिस तरीके से आपने मेरी बातों के साथ अपने आप को आत्मसात किया है, मैं इस विश्वास के साथ जा रहा हूं कि आप नए भारत को मजबूती प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और एक अच्छे उपकरण के रूप में, आप एक साधन के रूप में अपने आप को आहूत करेंगे। जिस प्रकार हवन में लकड़ी नहीं जलाई जाती है, सुगंधित उसमें अर्पण किया जाता है, उसी तरीके से आप सुगंधित रूप में अपने आप को आहूत करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान के बाद ही सब उठेंगे, प्लीज बैठ जाओ। एक बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। राष्ट्रगान के बाद अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भंडारी जी के भतीजे दलजीत सिंह जी भंडारी और उनकी पत्नी श्रीमती रेणु भंडारी हमारे बीच में आई हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अजय जी गंगवाल साहब को आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप अपने द्वारा माला और प्रतीक चिन्ह भेंट करें। अजय जी गंगवाल साहब, मैं बुलाना चाहूंगा सरदार अजय पाल जी और उनकी टीम को, वो आए और सरोपा भेंट कर माननीय अध्यक्ष जी को सम्मान करें। जल्दी आ जाओ भाई साहब, जल्दी आ जाओ। माहेश्वरी समाज के
आदरणीय प्रदीप जी बाहेती, सुभाष जी सिंघी और सुभाष जी परवाल, रमेश जी सोमानी, सत्यनारायण जी आए। सिख समाज के बाद माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी समाज आएगा। बलदेव सिंह जी, फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। भारत माता की, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। जो बोले सोनियाल। कहाँ जा रहे हो? चलिए नीचे, आप नीचे चलिए। क्या कर रहे हो? थोड़ा देखो सरी। भारत माता की। अब इस समिति के सदस्य जिन्होंने अथक परिश्रम किया, माननीय मोहनलाल जी गुप्ता, आपसे आग्रह है आए और धन्यवाद।